तो क्लास 10th के बच्चों कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। उससे पहला मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप कमेंट में बताओगे कि आपको वन शॉट में चाहिए एनसीईआरटी के बिहाफ पे, या पूरा डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट चाहिए, या पर्टिकुलर 8.3 एक्सरसाइज चाहिए। जो भी हमारा कमेंट में आएगा उस बिहाफ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो डालने वाला हूं, ठीक है। अब बात आ जाती है एक और क्वेश्चन, भैया आपने ट्रिग्नोमेट्री तो कराया नहीं, तो किस बिहाफ पे आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करा रहे हो, क्योंकि इस चैप्टर का नाम तो ये होता है कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा उसका यूज क्या होगा। तो भाई टेंशन नॉट, आपको ट्रिग्नोमेट्री की ये बेसिक बात तो पता होगी कि ट्रिग्नोमेट्री के नाम क्या होते हैं। आप बोलोगे भैया इतना तो हमको पता है, पूरे साल चाहे हमने कुछ भी ना पढ़ा हो, 6 भाई के नाम होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अगर तेरे को 6 भी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर पढ़ने जा रहा है तो 3 तो पता ही होगा, साइन कॉस टैन। बोलेगा हाँ इतना तो पता है, तो बस अगर साइन कॉस टैन पता है ना तेरे को, क्या पता है, साइन कॉस टैन, तो टेंशन नॉट, ये चैप्टर मैं कवर कराने वाला हूं, ठीक है। तो अब चैप्टर सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या? पहली बेसिक बात आती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। तो भाई साहब देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मान लेते हैं, ये मानना क्या, ये तो हमारा ग्राउंड ही है, ठीक है, ये हमारा एक सुकलीन भाई साहब है, ठीक है। ये क्या करता है, हंसते हुए खिलखिलाते हुए एक चांद से मुखड़े को देखता है, कहता है कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, मतलब यहां पर कोई है उसको ये देखे जा रहा है, ठीक है। तो भाई जब सुकलीन भैया इसको देख रहे हैं ना, जब सुकलीन भैया इसको देख रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। मतलब कि बॉटम से कहां की ओर देखना, आप बोलोगे टॉप में देखना, कहां पर देखना, ऊपर की ओर देखना, तो यही क्या कहलाता है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। जैसे सपोज लाइक आप धरती पे खड़े हो रहे हो, चंदा मामा को देख रहे हो, क्या चंदा मामा पूरा गोल निकला है या हाफ है, क्लियर है बात। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। याद रहेगा या नहीं रहेगा, आप बोलोगे हाँ भैया जी याद हो गया, कि हम जब भी धरती से उस चंदा मामा या तारों को देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। अब डिप्रेशन क्या हो गया भैया जी, डिप्रेशन ये हो गया कि सुकलीन भैया तो यहीं थे, लेकिन गलती से इस खिड़की पर हमारे उस दीदी के पिताश्री जी आ गए, ठीक है। कौन आ गए, पिताश्री। अब ये भाई साहब चले गए कहां, डिप्रेशन में। कहां चले गए, डिप्रेशन में, कि यार अंकल जी ने मुझे देख लिया, अब क्या होगा, कहीं मेरे पापा को तो ना बता दे। तो ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। या मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं कि भाई साहब भगवान ऊपर बैठे बैठे हम प्राणियों को देख रहे हैं कि मैंने इस धरती पे कैसे कैसे लोग बना दिए, तो वो डिप्रेशन में जा चुके हैं कि मैंने कैसे कैसे लोगों का निर्माण कर चुके हैं हम। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। मतलब कि जब हम टॉप से, जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। क्लियर। या सपोज लाइक कि ये एक सुकलीन भैया का ये एग्जांपल ले लेता है, ये फुर्ती फुर्ती में चढ़ गया कुतुब मीनार पर। अब उसने जैसे नीचे देखा इसकी हालत टाइट, ये क्या हो गया, ठीक है। जैसे होता है कुछ बच्चे बिल्डिंग के ऊपर तो चढ़ जाते हैं, जब नीचे देखते हैं तो हालत टाइट हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना गहरा। तो भाई साहब वही बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है, क्या होता है, टॉप टू बॉटम, जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, और जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। इतना याद रहेगा या नहीं रहेगा, बोलोगे भैया इतना तो याद हो गया, ठीक है। अगली बात तेरे को क्या पता होना चाहिए, अगली बात ये पता होना चाहिए कि ये मान लेते हैं बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या हमारी एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये बेसिक बात होती है, ये यहां पे मान लेते हैं मैं ही खड़ा हूं, क्लियर। अब मान लेते हैं कि मैं यहां पे बिल्डिंग को देख रहा हूं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। अब मैं जैसे ही यहां से बिल्डिंग के पास जाऊंगा, जितना मैं पास जाऊंगा उतना मेरे एंगल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि पहले 30 था, अब मैं यहां पर आ गया, तो जो एंगल है वो 30 से क्या हो जाएगा, अब हमारा 45 हो जाएगा। मतलब मैं बिल्डिंग के जितना पास जाऊंगा उतनी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। सपोज कर अभी पंखा वहां लगा है,
ठीक है, देख वहां पे बन रहा है 30 डिग्री का। अब जैसे मैं उसके पास गया और मैंने यूं करके देखा तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जितना जिसके पास जाते उतना वैल्यू बढ़ेगी और जितना मैं दूर जाऊंगा उतना वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे डिक्रीज होगी। बात क्लियर हुई इधर? आप बोलोगे हाँ भैया। अगर सपोज करो मैं इस बिल्डिंग से दूर जा रहा हूं, ठीक है, दूर जा रहा हूं, तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो गई, आप बोलोगे भैया वैल्यू डिक्रीज हो गई, मतलब 10 20 30 वो सॉरी 10 20 इधर आ सकता है। मीनिंग क्लियर हुई नहीं हुई? आप बोलोगे हाँ भैया हो गया जी क्लियर। अब अगली बात क्या पता होनी चाहिए, अगली बात तेरे को पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, जो ठीक है जो चैप्टर 8 की कहानी है। अब ये तो था हमारा चैप्टर 9 की कहानी की, इतना पता होना चाहिए चैप्टर 9 अगर आप सीखने जा रहे हो बिल्कुल बेसिक से। चैप्टर 8 क्या कहता है, चैप्टर 8 कहता है कि आपको पता होना चाहिए ये वाली बात कि भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या दूसरी बात आप बोलते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ठीक है। या आप बोलोगे अपने दोस्त की लैंग्वेज में, जैसे आपके दोस्त बोलते हैं ना पापा बोल पापा, आप उसको बोलोगे हाँ हाँ बेटा। क्लियर कि पापा बोल पापा, हाँ हाँ बेटा। इस तरीके से आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ये क्यों बोला गया भाई साहब, इसलिए बोला गया ये पूरी वैल्यू साइन थीटा की होती है, ये वाली वैल्यू जो होती है, ये वाली वैल्यू जो होती है ये कॉस थीटा की होती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये वाली हमारी टेन थीटा की होती है। क्लियर कि कल को मैं पूछ रहा हूं टेन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया टेन थीटा होता है पी अपॉन में बी। क्या होता है, पी अपॉन में बी, जहां पे P4 होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और B4 होता है हमारा बेस। B4 क्या होता है, आप बोलोगे बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। क्लियर हुई बात या नहीं? आप बोलोगे हाँ। दूसरी बात, आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए। आप बोलोगे भैया टेबल याद नहीं होने की वजह से तो हमने चैप्टर 8 के कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, तो मैं बोलूंगा भाई चैप्टर 9 छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ही वैल्यू याद रखनी है। अगर साइन कोस याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, तो भी 10 की वैल्यू से काम चल जाएगा। मतलब 80% जो क्वेश्चन है ना वो 10 की वैल्यू से बनते हैं। 10 की कौन कौन सी वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 10 30 की वैल्यू क्या होती है आपको याद होना चाहिए। 10 30 कितना होता है, आप बोलोगे 1/√3। क्या होता है, 1/√3। फिर मैं बोलता हूं 10 45 की वैल्यू याद होनी चाहिए, आप बोलोगे 1। याद हुआ नहीं हुआ, 10 45 1 हो गया। और फिर याद होना चाहिए 10 60 कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। ये 3 वैल्यू याद होनी चाहिए। बाकी जैसे आपकी कमेंट आएगी उस हिसाब से जब मैं ट्रिग्नोमेट्री रेडी कराऊंगा तो आपको गारंटी है कि ये टेबल भी याद हो जाएगी A to Z, ताकि आप 11th में हो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी ये ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। ठीक है, तो चैप्टर 9 सीखने जा रहे हो तो इतना बेसिक आपको बस पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। भाई जिस बिल्डिंग के हम पास जा रहे हैं उतना एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, जितना दूर जाऊंगा उतनी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तीसरी बात भाई कि चैप्टर 8 की ये कहानी याद होनी चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन B होता है। ठीक है, जहां पे हमको याद होना चाहिए 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 1 और 10 60 क्या होता है, √3 होता है। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आता है ना वो केस स्टडी के रूप में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इतना बेसिक कराने के बाद। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मैं क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो शैडो होती है किसकी, एक टावर की जो कि स्टैंडिंग है ऑन द ग्राउंड लेवल, ऑन अ लेवल ग्राउंड। कहां पे खड़ा है वो टावर, हमारा ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, और उसकी दोबारा एक बार रीड कर लेते हैं हम। क्या कह रहा है, द शैडो ऑफ अ टावर, टावर की शैडो की बात कर रहा है तो हमने बना दिया टावर। अब टावर की शैडो कहां पर है, इसने बताया स्टैंडिंग खड़ी है कहां पर, ऑन द ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड हो गया हमारा, ये क्या हो गया, आप बोलोगे ग्राउंड। इसी ग्राउंड पर क्या थी, आप बोलोगे इसी ग्राउंड पे थी टावर की शैडो थी। क्या थी, टावर की शैडो थी। यस या नो, आप बोलोगे हाँ भैया जी। क्लियर। अब वो क्या कहता है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। मतलब लॉन्गर का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे ज्यादा। मतलब कि 40 मीटर क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है। 40 मीटर क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है। मतलब यहां से वो 40 मीटर, यहां से 40 मीटर क्या हो गई, वो ज्यादा हो गई। अब ये भी तो सिचुएशन होनी चाहिए कब हो रही है। आप बोले भैया मैं टॉप कर रहा हूं, कब कर रहा है भाई, जब तू पढ़ाई कर रहा है। तो
तो वही चीज है 40 मीटर ज्यादा हो गई। कब हुई? अब वो बता रहा है व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। सन का एल्टीट्यूड कितना था, मतलब सन जो था उस पर रिफ्लेक्शन जो डाल रहा था कितने डिग्री डाल रहा था, आप बोलोगे 30 डिग्री। तो मतलब यहाँ पे, यहाँ से जो टावर जा रही है, टावर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, आप बोलोगे 30 डिग्री बना रही है। और किससे कंपैरिजन कर रहा था? देन व्हेन इट इज 60, और जब वो कितना हुआ करता था पहले, आप बोलोगे 60 हुआ करता था। तो यहां से जो था एंगल वो कितने डिग्री का था, आप बोलोगे 60 डिग्री का था। क्लियर हुई बात या नहीं? आप बोलोगे डेफिनेटली भैया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है। टावर की हाइट मुझे नहीं पता, तो टावर की हाइट को मैंने क्या मान लिया, आप मान लेते हो x मान लेते हैं, ठीक है जी। अब मेरी बात पे इधर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात को लेकर, कि भाई आप बोलते हो नहीं भैया कभी कभी हमारी इंग्लिश है ना बड़ा कूड़ा हो जाती है, हमको समझ नहीं आती सिचुएशन। अरे तो टेंशन मत ले भाई, आप बोलोगे भैया कभी कभी हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आज लिख देते हैं हम 30 और यहाँ लिख देते हैं 60। तो भाई तू कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे मैथ्स के अकॉर्डिंग। मैथ्स के अकॉर्डिंग एक बात पता है, जितना मैं पास जाऊंगा उतनी वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे इंक्रीज। जितना मैं दूर जाऊंगा उतनी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो सोच यहाँ पर भाई कि यहाँ पर एंगल कितना था 30 और यहाँ पे कितना था, आप बोलोगे 60। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बिल्डिंग के पास जा रहा हूं तो मेरा एंगल इंक्रीज होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, आप बोलोगे इंक्रीज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, इंक्रीज। तो इस हिसाब से डायग्राम सही बना या गलत, आप बोलोगे गलत बना। क्यों? क्योंकि एंगल तो इधर डिक्रीज हो गया। क्लियर रही बात? तो ये चीज भी आप पकड़ सकते हो कि भाई जितना हम पास जाएंगे उतना वैल्यू इंक्रीज होगी, जितना दूर जाएंगे उतना वैल्यू कम होगी। ठीक है जी। अब करते हैं हमारे क्वेश्चन को लेकर कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नाम भी दे दिया, और देखो कभी कभी ये डायग्राम दे भी देता है और कभी कभी ये डायग्राम नहीं देता, ये चीज का ख्याल रखना। ठीक है, अब डायग्राम में क्या था, हमने पहले ये वाला ट्रायंगल चोरी कर लिया कि भाई साहब हम ये ट्रायंगल निकाल लेते जिसका नाम था अगर आप देखो तो ए, ठीक है, बी और क्या था, सी था, जहां पे कितने डिग्री का एंगल था, 60 डिग्री। ये मुझे हाइट निकालनी थी जिसको क्या मान लिया हमने, एक्स। ये ग्राउंड लेवल नहीं पता था तो इस ग्राउंड लेवल को ही क्या मान लेते हैं, आप बोलोगे वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। क्लियर? अब भाई दिल लगा देते हैं, आपको ये सोचना है अब मेरे को जो चीज दी है और जो निकालनी है उसी का यूज होता है। बात समझ आई मैंने क्या बोला, जो दिया है और जो निकालना है। इस बार मुझे ये निकालना था जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और नीचे बेस था, ये भी मुझे नहीं पता था। ठीक है, अब रिकॉल कर, परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, परपेंडिकुलर और बेस। आप बोलोगे भैया परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो यूज होता है हमारा tan थीटा में यूज होता है। कहां यूज होता है, tan थीटा में। तो हम सबसे पहले ये ट्रायंगल का नाम लिखेंगे कि इन अ ट्रायंगल ABC हमने लगा दिया tan थीटा। अब बोलोगे tan थीटा क्या देता है, आप बोलोगे P/B। क्या देता है, P/B। अब थीटा की जगह कितना था, आप बोलोगे 60 था, हमने 60 लिख दिया इक्वल टू P की जगह साइड का नाम लिखना है, पहले ध्यान रखना, डायरेक्ट एक्स नहीं लिखेंगे। P की जगह साइड का नाम क्या है, आप बोलोगे AB थी। क्या थी, AB थी। बेस कितना था, आप बोलोगे BC था या नहीं था, आप बोलोगे हाँ भैया जी। अब tan 60 की वैल्यू आप बोलोगे √3 होती है। ये AB कितना माना था, आपने बोला x। BC कितना माना था, आप बोलोगे y। अब कैलकुलेशन कर लेते तो √3y इक्वल टू क्या हो गया, x। ये मेरी पहली इक्वेशन बनकर आ गई। क्लियर? अब बात आती है दूसरा ट्रायंगल। तो भाई देखो दूसरा ट्रायंगल तो ये भी दिख रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं लेना आपको। क्यों नहीं लेना, क्योंकि जो आप पढ़ के आए ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये तभी लगता है जब ट्रायंगल 90 डिग्री का हो। तो ये 90 नहीं बना रहा, तो ये छोटू सा नहीं लेना। 90 कौन बना रहा है, आप बोलोगे भैया 90 हमको पता चल गया कौन बना रहा है। 90 बना रहा है ये बड़ा वाला ट्रायंगल जिसका नाम है AB और D नाम था। क्या नाम था, AB और D नाम था। जहां पे मुझे पता ये x थी, ठीक है, और मैं पूछूं बेटा जी BD कितनी है, BD देख कहां है, ये रही B से लेकर D तक, B से लेकर D तक चेक कर, दिखा या नहीं दिखा। तो इसकी पूरी की पूरी मैं लेंथ पूछूं तो कितनी होगी, आप बोलोगे भैया BD जो बनी इन दोनों को प्लस करके बनेगी। यस या नो, आप बोलोगे हाँ। तो BD भी पता चल गई, कितनी हो गई, 40 + y हो गई। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब चेक कर भाई, ये परपेंडिकुलर होता है और ये कौन होता है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, आप बोलोगे भैया अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो हम पहले ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं जिसका नाम था ABD था। ये किस में लगेगा, आप बोलोगे tan थीटा
थीटा में लगता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलोगे P अपॉन B होता है। यस या नो, आप बोलोगे हाँ भैया जी। टेन थीटा, थीटा की जगह इस बार कितना एंगल था, आप बोलोगे 30 डिग्री का था, तो हमने इधर 30 लिख दिया। P चेक कर कितना था, आप बोलोगे AB था। मैं पूछूं बेस कितना था, आप बोलोगे BD था। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, याद कर, tan 30 बोले तो 1/√3, tan 30 बोले तो 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना था, आप बोलोगे X, और BD कितना था, 40 + Y था। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक चेक कर कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी। अब ध्यान दे, कहीं से ध्यान दे कि पीछे जो इक्वेशन 1 बनी थी, इक्वेशन 1 में मुझे x की वैल्यू पता थी या नहीं पता थी, चेक कर x की जगह क्या लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ भैया ये तो दिख गया, हम x की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3y, और जो नीचे चल रहा था वो हमने चलने दिया। ये कहां से आया, तो ऐसे लिख दो, या लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 से पता चला। कहां से पता चला, 1 से। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 40 + y इज इक्वल टू √3 को √3 से बेटा जी मल्टीप्लाई करते क्या आता है, बोलोगे √3 को √3 से करते हैं तो 3 आता है। और ये चीज मैंने 4th चैप्टर में भी अच्छे से रेडी करी थी, तो ये पता होना चाहिए। √3 को √3 से करेंगे तो 3y आ गया, प्लस का y उधर जाकर, आप बोलोगे प्लस का y उधर जाकर माइनस हो जाता है, तो ये 40 बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे 2y आ गया। क्योंकि 2y में से एक y चले गए तो कितना, सॉरी 3 में से एक गए तो आप बोलोगे 2 बचे। ये कट रहा है, कितने पे कट रहा है, आप बोलोगे 20 पे कट रहा है। तो y की वैल्यू जो निकल कर आई हमारे पास वो कितनी आ गई, 20 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे भैया y की वैल्यू जो आई है हमारे पास, y की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 20 आई है। लेकिन क्वेश्चन में तो मुझे पता लगाना था हाइट ऑफ द टावर, और टावर की हाइट को क्या माना था, आप बोलोगे ये टावर की हाइट को हमने x माना था। क्या माना था, x। तो कहीं x की वैल्यू निकली, आप बोलोगे अभी तक तो कहीं नहीं निकली। तो बेटा जी अब निकाल ले। तो आपको पता था कि जो x था वो क्या था, आप बोलोगे √3y था। तो इसका मतलब जो y की वैल्यू 20 थी, y की वैल्यू जो 20 थी उसको मैंने पुट कर दिया। कहां पे पुट कर दिया, आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो x बराबर √3, अब y की जगह कितना था, आप बोलोगे 20, तो मैंने 20 लिख दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 आ गई। कोई दिक्कत, तो मतलब जो मेरी हाइट ऑफ द टावर होगी, जो हाइट ऑफ द टावर होगी वो क्या निकलेगी, आप बोलोगे हाइट ऑफ द टावर निकल रही है 20√3। अगर मीटर है तो मीटर लिखेंगे, जैसे 40 मीटर था तो आप लिखोगे हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। ये इंग्लिश पूरी लिखनी है इधर। और अगर क्वेश्चन में मेंशन करके रखता कि √3 की जगह आपको 1.73 यूज करना है, ऐसे मेंशन कर रखा है, तो भाई सुन, यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, तब तेरे को यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ती और कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ती। जैसे कि यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो आ गई, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, मल्टीप्लाई कर लेते 6 और नीचे 10 था, तो आप बोलते हाइट ऑफ द टावर हो जाती हमारी इतनी मीटर। अगर ये वैल्यू दी है तो पुट करनी है, अगर नहीं दी है तो नहीं पुट करनी, ये चीज ध्यान रखना। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ भैया जी, कमेंट में बताना। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन को लेकर के। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अरे भाई दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कह रहे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज पर एक पॉइंट लेना है। ये आपको ब्रिज दिख रहा होगा, इस ब्रिज पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये रहा मेरा एक पॉइंट, ठीक है। इस ब्रिज पर मैंने क्या कर लिया, एक पॉइंट ले लिया, ये रहा मेरा पॉइंट एक, ठीक है, जिसका नाम क्या था, लिखा भी है कि फ्रॉम अ पॉइंट है ना ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, जो रिवर को क्रॉस कर रहा है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स। अब यहाँ पे बैंक्स का मतलब वो नहीं है पीएनबी बैंक या एसबीआई बैंक, यहाँ बैंक्स का मतलब होता है किनारा। अगर नहीं पता तो लिख लेना, यहाँ बैंक्स का मतलब क्या होता है, किनारा होता है। तो किनारे की बात कर रहे हैं, अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, रिवर ये हमारी बीच में रिवर जा रही थी, रिवर का अपोजिट एक ये हो गया और रिवर का अपोजिट एक ये हो गया, इन दो किनारों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 30 और 45 दिख भी रहा होगा। और कौन सा एंगल बन रहा था, इधर चेक कर लेते हैं भाई, डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप बोलो भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे, तो चेक कर ऊपर से नीचे की ओर देख रहा था वो, तो यहाँ 30 दे रखा है या नहीं दे रखा, आप बोलोगे हाँ भैया 30 दे रखा है। सेम चीज यहाँ पर इधर कितना बना रहा था, आप बोलोगे 45 बना रहा था, तो 45 दे रखा है रिस्पेक्टिवली। अब कहता है इफ द हाइट ऑफ इफ द ब्रिज जो होता है वो हाइट होता है कितने मीटर पर है, 3 मीटर। ये भी दे रखा है कि ब्रिज की जो हाइट है,
ब्रिज की जो हाइट है वो कितने मीटर है, आप बोलोगे 3 मीटर थी। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, कि रिवर की विड्थ निकालनी है कि ये वाली जो रिवर है इसकी विड्थ क्या होगी, ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि भाई जो एंगल दे रखा है इसको चोरी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमको ऐसा था कुछ, जहां पे मुझे पता था ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यस या नो, आप बोलोगे हाँ भैया जी, ये तो इसने खुद ही बात दे रखी थी 30 डिग्री यहां बना रहा है। ठीक है, और ये मुझे नहीं पता था तो हमने इसको मान लिया, सॉरी ये पता था कितना, 3 मीटर था। ठीक है, अब मेरी बात पे ध्यान देना भाई, यहां पे देखो हमने 9th क्लास में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, याद है जो जेड बनाता था। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहां पर है कि यहां पे भी हमारे जब भी डिप्रेशन आए तो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे किसका, जेड का। किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, जेड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो जेड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये वाला एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ऊपर 30 है तो यहां भी क्या होगा हमारा 30 होगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। क्लियर हुई बात कि ऊपर 30 है तो नीचे भी क्या बनेगा, 30 बनेगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर ग्राउंड सिंपल है तो ऊपर भी सेम एंगल होता है हमारे पास, सेम लाइन जाती है। अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब समझ नहीं पाएंगे या डिप्रेशन का मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी डिप्रेशन आ रहा है, कोई भी एंगल ऊपर बन रहा है तो जेड शेप में वो एंगल नीचे उतरकर आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन सी शेप में आता है, जेड शेप में आता है हमारे पास। क्लियर है बात, आप बोलोगे हाँ भैया जी यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देख भाई यहां पे मुझे ये वाली बात तो नहीं पता, तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, आप बोलोगे भैया जी इसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं, मान लिया। अब ध्यान दे कि ये हमारा परपेंडिकुलर था और ये बेस था। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, आप बोलोगे भैया परपेंडिकुलर और बेस हमारा आता है tan थीटा में। ठीक है, ठीक है, तो हमने सबसे पहले इधर ही कर लिया कि इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम दे दिया पी ए पी। ठीक है, डी और ए, ध्यान देना 90 डिग्री बीच में ही लिखना है आपको। ठीक है, ये किस में आता है, आप बोलोगे tan थीटा में। tan थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलोगे p अपॉन बी। थीटा की जगह कितना रखेंगे, आप बोलोगे 30 रखेंगे। p की जगह कितना था 3 और b कितना था नहीं पता तो x मान लिया। tan 30 की वैल्यू आप बोलोगे भैया अभी याद कराई थी, याद हो गई। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1/√2, सॉरी 1/√3। tan 30 क्या होता है 1/√3। कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे 3 है ना, √3 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया जी। ठीक है, तो ये तो निकल कर आ गई किसकी, x की वैल्यू आ गई। अब ऐसी में देखो तो दूसरी साइड भी मैं नोटिस करूं तो दूसरी साइड भी मैं नोटिस कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कि ये लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ 45 बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। तो अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर डिप्रेशन एंगल है तो हम जेड बना के एंगल को नीचे ले आते हैं। तो जेड बना के नीचे लाया तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे 45 हो गया। तो हमने अगली बार इस ट्रायंगल के अंदर जिसका नाम था PDB था, यहाँ पे भी हमने लिख दिया tan थीटा। क्या लिख दिया, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, आप बोलोगे p अपॉन बी था। थीटा की जगह क्या रखूंगा, आप बोलोगे 45। p की जगह p कितना था, आप बोलोगे 3 मीटर था। ये नहीं पता तो इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। और एक और इंपॉर्टेंट बात भाई ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि रीजन इधर जैसे p की जगह मैंने डायरेक्टली इधर 3 लिख दिया। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, याद कर कि भाई p की जगह जो भी p था, कि जैसे p था तो पहले साइड का नाम आएगा उसके बाद वैल्यू आएगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर क्या आना है, पहले साइड का नाम आएगा फिर वैल्यू आएगी। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको नहीं करना, पहले साइड का नाम लिखना होता है। जैसे p है तो आप लिखोगे PD, b बेस तो BD। ठीक है, और ये y था, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1 होती है। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, आप बोलोगे 3 मीटर निकल गई। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, चेक करो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था विड्थ ऑफ द रिवर। अब रिवर की जो विड्थ है, विड्थ मतलब ये ग्रीन कलर वाली लाइन है, ये किस किस को मिलाकर बनी है। अगर मैं निकालने बैठूं कि ये निकालने बैठ रहा हूं कि विड्थ ऑफ द रिवर, ऑफ द रिवर, रिवर की कि भाई रिवर की चौड़ाई कितनी है, जो कि कहां से चालू हो रही थी, ए से लेकर बी तक। तो आप बोलोगे भैया ए से लेके बी तक ये बना कैसे, आप बोलोगे AD प्लस DB को क्या कर दो, आप प्लस कर दो। अब मुझे एक बात पता है, क्या पता है इधर कि AD क्या था हमारा, x था और ये क्या था, y था। तो चेक कर भाई x की वैल्यू कहीं निकली थी, आप बोलोगे हाँ भैया कितनी थी, 3√3। और y की वैल्यू कितनी थी, 3। तो अगर 3 कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लो और 3 + 1, यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर, यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अगर हाँ, इस क्वेश्चन में दोबारा बोल रहा हूं, अगर √3 की वैल्यू देता 1.73 तो भाई जब देगा ना वैल्यू, जब देगा
तभी यहाँ पर वैल्यू रखनी है। अगर मान लेते दे के रखता तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखता 1.73 और +1 और इसको प्लस करता, अब ये प्लस आता ना, एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाता है 2, तो आप बोलते 2.73। अब इसको मल्टीप्लाई करके मैं अपना आंसर दे देता। बात क्लियर हुई? तो अगर √3 की वैल्यू दी है तो यूज करनी है, अगर नहीं दी है तो वहां पर पुट नहीं करनी। चलो देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ठीक है, कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, कि ग्राउंड पे क्या करना है, आपको एक पॉइंट लेना है। हमने ये ग्राउंड बनाया, ठीक है, इस ग्राउंड पे ही हमने क्या करा, एक पॉइंट ले लिया। क्या करा, एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पर। अब कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप। अब मुझे देखना है बॉटम और टॉप देखना है। क्या बात कर रहा है वो, बॉटम की, बॉटम देखना है और साथ के साथ मुझे क्या देखना है, टॉप देखना है। किसका देखना है, आप बोलोगे ट्रांसमिशन टावर का। अब ट्रांसमिशन टावर जो कि फिक्स करी गई है, लगाई गई है, ट्रांसमिशन टावर को किस पे लगाई गई है, एट अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब ट्रांसमिशन टावर किस पे लगाया गया, आप बोलोगे 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर। ट्रांसमिशन टावर होता क्या है, पहली बात भाई आपने कभी देखा होगा घरों के ऊपर एक टावर लगा होता है जिसको आप बोलते हैं जियो का टावर हो गया, एयरटेल का टावर हो गया, तो वही हमारा ट्रांसमिशन टावर कहलाता है। तो मेरे को यहाँ पे बोला कि बॉटम और टॉप देखना है, किसका देखना, आप बोलोगे ट्रांसमिशन टावर का, ट्रांसमिशन टावर का, ठीक है, किसका देखना है, ट्रांसमिशन टावर का। क्लियर? अब ये ट्रांसमिशन टावर कहां था, उसने साफ साफ बोला ट्रांसमिशन टावर को फिक्स करा गया है, लगाया गया है। कहां पर लगाया गया है, एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कहां पे लगाया गया है, 20 मीटर की हाई बिल्डिंग, ठीक है, 20 मीटर की हमारी बिल्डिंग थी, इसके ऊपर लगाया गया है। क्या लगाया गया, आप बोलोगे भैया इसके ऊपर लगाया है एक टावर। क्या लगाया गया, हमारे पास टावर लगाया गया है। बात क्लियर हुई? तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, आपको एक पॉइंट लेना है। कहां पर लेना है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट था। अब देखना था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अब देख भाई इतना पढ़ने के बाद ध्यान दे कि पहली बात कर रहा है बॉटम, बॉटम किसकी बात कर रहा है, ट्रांसमिशन टावर की। तो ट्रांसमिशन टावर का बॉटम कहां पर है, पहला केस होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। आप बोलोगे ये ट्रांसमिशन टावर तो ये थी, यही थी ना ट्रांसमिशन टावर, तो इसका बॉटम कहां होगा, आप बोलोगे ये वाला केस हो गया। तो पहले कह रहा है बॉटम को लेकर, ठीक है, बॉटम के साथ, ठीक है, ये हो गया हमारा बॉटम के साथ। फिर इधर क्या कह रहा है हमारे पास, बॉटम के साथ साथ क्या कह रहा है हमारे पास कि टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर का टॉप, ट्रांसमिशन टावर का टॉप कहां पर है, आप बोलोगे ये रहा, ठीक है। ट्रांसमिशन टावर के टॉप के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, इसने बताया कि भाई 45 और 60, मतलब पहले बॉटम की बात हो रही थी तो बॉटम वाला कितना हो गया 45, बाद में 60 की बात हो रही थी तो टॉप वाला कितना हो गया, आप बोलोगे 60। तो मतलब बॉटम में आ गया हमारा 45, ठीक है, बॉटम के अंदर कितना आ गया 45 और टॉप के साथ ये रहा टॉप और ये कितना आ गया, आप बोलोगे 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। क्लियर हुई बात? भाई दोबारा देख लेना अगर दिक्कत आ रही है। क्या कह रहा था, एक पॉइंट लेना है, कहां पर लेना है, ग्राउंड पे। इस ग्राउंड के पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन सिखाया था कि नीचे से ऊपर, कहां, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर की ओर एंगल बना रहे हैं हम। कितने डिग्री का एंगल बना रहे हो आप बोलोगे भैया पहले बॉटम बोला था बाद में टॉप, तो बॉटम के साथ 45 हो गया, टॉप के साथ कितना हो गया, आप बोलोगे 60 डिग्री। क्लियर हुई बात इधर? अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था और क्या निकालना है। इसने बोला लास्ट में जाते थे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, मुझे नहीं पता तो मैंने टावर की हाइट को क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया, x। तो सबसे पहले ये लिख लेना कि भाई जो हाइट है, जो हमारे पास हाइट है, किसकी हाइट की बात कर रहे हैं, आप बोलोगे टावर की हाइट, ट्रांसमिशन टावर की हाइट, वो कितने मीटर है, आप बोलोगे x मीटर है। कितने मीटर है, x मीटर। अब जो जो डायग्राम है उसको चोरी कर लो। पहला छोटा सा डायग्राम दिख रहा है आपको नीचे वाला, आप बोलोगे हाँ भैया दिख रहा है, तो इसको बाहर बुलाओ, जरा इसको बाहर बुला लेते हैं कि भाई आ जा। यहाँ पे कौन था, आप बोलोगे b, यहाँ पे कौन था, आप बोलोगे c, यहाँ पे कौन था d। क्लियर? और कितने डिग्री का एंगल है यहाँ, आप बोलोगे 45 डिग्री का एंगल था। इसकी हाइट कितनी थी, आप बोलोगे 20 मीटर थी। कितनी थी, 20 मीटर थी।
क्लियर, पहला डायग्राम दिखा नहीं दिखा, आप बोलोगे हाँ भैया जी। तो पहले इसी डायग्राम के अंदर काम करने से पहले हम अगली बार दूसरा डायग्राम भी चोरी कर लेते हैं, ताकि भाई पता चले कि परपेंडिकुलर के साथ बेस को यूज करना है या हाइपोटेनस को यूज करना है, ये भी तो पता होना चाहिए इस बार। ठीक है, तो हमने देखा दूसरा डायग्राम कौन सा आएगा, आप बोलोगे भैया बड़ा वाला ट्रायंगल आएगा। कौन सा वाला आएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो हमने दूसरे केस में बड़ा वाला ट्रायंगल बना दिया जिसका नाम था ACD। क्या नाम था, ACD था। और कितने डिग्री का एंगल था, आप बोलोगे 60 डिग्री का एंगल था। अब बात करते हैं AC की हाइट कितनी है, अगर मैं देखूं तो आप बोलोगे भैया A यहां से चालू हो रहा है, हाइट यहां खत्म हो रही है, तो AC की हाइट कितनी हुई बाबू, आप बोलोगे भैया AC की हाइट हो गई x + 20 हो गई। ठीक है जी, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। अब कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन ये है कि परपेंडिकुलर के साथ क्या यूज करा जाए, हाइपोटेनस यूज करें या फिर बेस यूज करें। तो भाई इधर ध्यान दे, दोनों ट्रायंगल के अंदर नोटिस कर, दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन सी साइड कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कौन सी साइड कॉमन है, आप बोलोगे भैया दोनों ट्रायंगल में CD यहां पर भी नजर आ रहा है, ठीक है, CD यहां भी नजर आ रहा है। तो एक बात समझ आ गई होगी कि भाई अगर दोनों ट्रायंगल में जोन सी साइड कॉमन है उसी को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर के साथ क्या यूज होगा, आप बोलोगे बेस। अब सोच परपेंडिकुलर और बेस किसके अंदर आते हैं, आप बोलोगे परपेंडिकुलर और बेस हमारा जो आता है वो tan थीटा में आता है। तो भाई पहले इधर हम लगा देंगे, ठीक है, पहले इसके लिए काम करेंगे कि इन अ ट्रायंगल, कि जो ट्रायंगल था जिसका नाम था BCD, इसमें हमने लगा दिया tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो गया, आप बोलोगे P/B। अब थीटा की जगह कितना था, आपने बोला 45 था। P की जगह क्या था, आप बोलोगे P की जगह 20 था। और B फॉर बेस, बेस नहीं पता तो हमको नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया, CD मान लिया। अब देख tan 45 की वैल्यू आप बोलोगे 1 होती है, और ये हमारा CD निकल कर आ गया। CD कितना निकल कर आ गया, आप बोलोगे 20। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। अब चेक कर भाई, यहां भी हमने लगा देते हैं इन ट्रायंगल कौन सा था, ACD था, जहां पे मुझे पता था tan थीटा बराबर क्या था, आप बोलोगे P/B था। थीटा की जगह कितना था, आप बोलोगे 60 था। कितना था, 60। P मुझे नहीं पता तो यह आपने अपनी जगह लिख दिया। बेस, इस बार बेस था CD। अब सोच भाई tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, रिकॉल कर, आप बोलोगे भैया tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 लिख दिया। अब चेक कर, x अपनी जगह था, 20 अपनी जगह था, CD क्या कहीं तूने CD निकाला था, आप बोलोगे हाँ भैया CD निकाला था, कितना 20, तो 20 आ गया। अब 20 को इसके साथ क्या करेंगे, आप बोलोगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो ये हो गया x + 20 हो गया। क्या हो गया, x + 20। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की, तो प्लस का 20 इधर जाकर, आप बोलोगे प्लस का 20 इधर जाकर माइनस हो जाता है, माइनस कर दिया। अब देखो 20 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहां से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई, x की। और मैंने x की क्या माना था, आप बोलोगे x को आपने क्या माना था, इधर हाइट माना था, तो हाइट निकल कर आया ही नहीं आया, आप बोलोगे हाँ। बट अगर इस क्वेश्चन में ये मेंशन करके रखता, तो आपको एक बात पता है, अगर ये वैल्यू रखता तो हम √3 की जगह ये वैल्यू पुट करके फाइनल कैलकुलेशन कर दिखाते। क्लियर हुई बात, ठीक है जी। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। जरा हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्टैचू वाला। ठीक है, क्या कह रहा है, दोबारा से उसी के मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर का है, स्टैंड ऑन, उसको रखा गया है, ठीक है, कहां पे, ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, किसके ऊपर रखा गया है, पेडेस्टल। अब बोलोगे भैया ये पेडेस्टल क्या होता है, अरे भाई पेडेस्टल का मतलब ये होता है जैसे आपने मंदिर वगैरह गए होंगे, क्या मूर्ति डायरेक्ट जमीन पे आते आते, आप बोलोगे नहीं, पहले उसका बेस रेडी होता है, फिर हमारे पास यहाँ मूर्ति रखी जाती है। तो ये जो बेस रेडी होता है इसी को ही पेडेस्टल कहते हैं। या मैं बात करूं, आपने देखा होगा बचपन में झंडा बनाते थे आप, यस या नो, आप बोलोगे हाँ भैया। तो ऐसे ये केक की शेप बनाते थे ना आप पहले, तो यही हमारा जो बेस होता है ना, इसी को ही क्या कहते हैं हम, पेडिस्टल कहते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है, यहाँ पर पहली लाइन क्या कह रहा है, इधर आप मीनिंग पढ़ो। तो पहली लाइन में ये बात बोली गई है कि अगर मैं पहली लाइन को समझू इधर, ठीक है, तो पहली लाइन में ये बोला है कि एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर का है, उसको रखा गया है, कहां रखा गया, टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो पेडिस्टल तो ग्राउंड पे आएगा ही, पहले तो ग्राउंड होना चाहिए, अगर धरती ही नहीं होगी तो फिर भाई कौन सी चीज कहां होगी। तो ग्राउंड के ऊपर हमने एक पेडिस्टल बना दिया, ठीक है।
अब इसी के ऊपर क्या रखी गई, एक स्टैचू रखी गई। हमने एक स्टैचू रख दिया, ठीक है, जो कि इधर बगल में लिख दिया कि स्टैचू है ये हमारे पास। ये नहीं कि आप डायग्राम बनाने में लग रहे हो। और ये स्टैचू कितने मीटर का था, 1.6 मीटर का था। ये भी बात आपने इधर मेंशन कर दी, कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं। अब क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट लेना है। तो मान लेते हैं भाई इधर ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे ये वाला हमने एक पॉइंट ले लिया, ये रहा एक पॉइंट। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट लिया। द एंगल ऑफ, ध्यान देना, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू के टॉप की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, स्टैचू के टॉप की। तो ध्यान दे भाई, स्टैचू का टॉप कहां पर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा केस होगा स्टैचू का टॉप, आप बोलोगे ये पहला वाला केस होगा। तो स्टैचू के टॉप के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, आप बोलोगे 60। तो हमने स्टैचू के टॉप के साथ इसको मिला दिया और ये बन गया एंगल कितना, 60 डिग्री। कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं भैया। अब देख आगे पढ़, कहता एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट से। अब कौन सा पॉइंट, इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल का कौन सा टॉप है, आप बोलोगे पेडेस्टल ये थी। पेडेस्टल का टॉप कहां पे था, आप बोलोगे दूसरे नंबर पे। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, आप बोलोगे भैया इस बार ये बना रहा था 45 डिग्री का एंगल। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, की हाइट निकालनी थी, मुझे नहीं पता, तो क्या मान ली हमने, x मान ली। क्लियर हुई मीनिंग या नहीं हुई भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, ये नहीं कि आपको रट्टा मारना है भाई, इधर इंग्लिश ही आपको ना आंसर दे रही है, बस एक एक वर्ड को पकड़ते हुए चलो, ठीक है। अब सबसे पहले इधर हम मान लेते हैं कि जो हाइट थी, जो हमारी हाइट थी किसकी, आपने बोला क्या हाइट मान ली हमने, पेडेस्टल की जो हाइट थी वो हम मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। अब भाई देख पहला ट्रायंगल दिख गया होगा, आप बोलोगे हाँ भैया, नाम दे देते हैं A B, ठीक है, C और D। दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आप बोलोगे हाँ, ठीक है, ABCD नाम दिया। तो पहले वाला ट्रायंगल हमने चोरी कर लिया, जिसका नाम था B, जो था C, और ये कितना था D, और ये कितना था 45 था, और ये नहीं पता थी तो हमने क्या मान ली, इसको x माना हुआ था, ठीक है। अब दूसरा वाला ट्रायंगल क्या आएगा, आप बोलोगे ये दूसरा वाला, ये बड़ा सा ट्रायंगल आएगा, ये बड़ा सा ट्रायंगल बना दिया, जिसका नाम था A, ठीक है, C और क्या था D था, और ये कितने डिग्री एंगल था, आप बोलोगे 60। अब सोच भाई AC ढूंढ कहां पर है, A और ये C, AC नजर आ रही है, आप बोलोगे हाँ भैया नजर आ गई। बता कितनी होगी, आप बोलोगे ये x थी और ये 1.6 थी, तो मतलब AC हो जाएगी x प्लस 1.6 हो जाएगी, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ भैया जी। चलो जी, ये हो गया P, ये भी हो गया P। अब मुझे क्या निकालना है, इधर देखते हैं परपेंडिकुलर के साथ क्या यूज करें, ये दिमाग लगाना है, परपेंडिकुलर के साथ क्या यूज करें। तो भाई परपेंडिकुलर के साथ क्या यूज करें, आप बोलोगे भैया दोनों ट्रायंगल के अंदर एक ही चीज कॉमन आ रही है, देखो क्या कॉमन आ रही है, आप बोलोगे भैया CD यहां पर भी है, CD यहां पर भी है, और CD यहां पर भी है, तो मतलब दोनों जगह क्या कॉमन है, आप बोलोगे बेस कॉमन है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, आप बोलोगे tan थीटा में। तो यहां क्या यूज होगा, आप बोलोगे पहले हम लिखेंगे इन अ ट्रायंगल जिसका नाम है BCD, tan थीटा बराबर क्या होगा, आप बोलोगे P/B होगा, और थीटा की जगह कितना यूज होगा, आप बोलोगे 45 यूज होगा। P की जगह क्या था, आप बोलोगे x था, और इधर क्या था CD था, और 45 की जगह क्या था, 1 था। तो CD बराबर कितनी आ गई, आप बोलोगे x आ गई। यहां तो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, आप बोलोगे क्लियर है, ठीक है जी। चलो अब यहां पे भी लगाते हैं दिमाग, आप बोलोगे जो ट्रायंगल था जिसका नाम था ACD, यहां भी हमने लगा दिया tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा में यूज होते हैं, P/B। थीटा की जगह इधर कितना था, आप बोलोगे 60 था, 60 लगाया। P की जगह चेक कर भाई, P की जगह क्या यूज करेंगे, आप बोलोगे भैया P की जगह हम यूज करेंगे x प्लस 1.6, और अपॉन में CD था, CD लिख दिया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। tan 60 की वैल्यू, आप बोलोगे tan 60 की वैल्यू ये होती है। अब भाई दिमाग लगा, कहीं से CD की वैल्यू पता चली, कहीं से CD की वैल्यू, आप बोलोगे अरे भैया अभी तो निकाली थी, ये रही CD की वैल्यू कितनी थी, x थी, तो हमने x लिख दिया, यहां तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब ये भाई इधर मल्टीप्लाई करते, रूट इधर कुछ नहीं है तो 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर x प्लस 1.6 आ गया। अब भाई मुझे हमेशा पता है अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, आप बोलोगे अल्फाबेट्स वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड, तो वही कहानी यहां करेंगे। ये x इधर आकर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये x इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पूछूं कि रूट में से ये गया तो क्या बचेगा, अब आप कंफ्यूज हो गए, ये क्या आ गया, ये तो माइनस ही नहीं हो रहा,
अब भाई माइनस नहीं हो रहा तो करे क्या? आप बोलोगे भैया दोनों में कॉमन है क्या? x कॉमन है तो बेटा जी x कॉमन ले ले, यहां तो कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। अब ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा? आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब यहां से एक चीज ध्यान देनी है आपको कि जब भी नीचे रूट में नंबर आता है, नीचे रूट में नंबर आता है तो आपको एक बात करनी पड़ती है, एक कॉन्सेप्ट यूज होता है 9th क्लास का। सोचो क्या था, सोचना क्या था? क्लियर? तो आप बोलोगे भैया जब भी नीचे रूट आता है तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं हम? रैशनलाइज। तो यहाँ पे जो टॉपिक यूज होगा ना वो हमारा रैशनलाइज का यूज होगा, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट। तो ये चीज मैं अगले पेज पे आपको करके दिखा देता हूं कि जैसे कि मेरे पास x आ गई थी 1.6 अपॉन में क्या आ गया था? √3 - 1। तो हम इधर से इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम इधर क्या करेंगे? इसका रैशनलाइज करेंगे। कैसे होगा? आप बोलोगे भैया रैशनलाइज 9th में सिखाया गया था कि जो चीज माइनस की होती है यहां पर उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से। किससे करते हैं हम? प्लस से। अगर यहां प्लस की होती तो दोनों जगह क्या लिखते हैं हम? माइनस लिखते हैं। अब हमको रूल पता है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है। तो हमने कर दिया जी, ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से। और मुझे एक और बात पता रैशनलाइज की कि नीचे हमेशा एक आइडेंटिटी लगती है। कौन सी लगती है? सोच। आप बोलोगे भैया आइडेंटिटी यूज होगी a - b ब्रैकेट a + b। और इसका आंसर क्या होता है? आप बोलोगे भैया इसका आंसर पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब फाइनल आंसर आएगा 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो x बराबर क्या आ गया? आप बोलोगे 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 स्क्वायर रूट कट गया तो 3 - 1। क्लियर? और 3 - 1 क्या देता है? आप बोलोगे 3 - 1 देता है 2 देता है। ठीक है, ब्रैकेट √3 + 1। अब भाई इसको काट लेते हैं। अगर काटना नहीं आता तो भाई पॉइंट हटा, नीचे कितना आ गया? आप बोलोगे 10। अब ये 2 से कितने पे कट रहा है? आप बोलोगे 8 पर। कितने पे कट रहा है? 8 पर। और 8 को अगर 10 से डिवाइड करना हो तो हम क्या बोल देंगे? 0.8। तो ये आ गया 0.8 ब्रैकेट √3 + 1। और अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू रखता देता तो हम यहां पुट करते। अब वैल्यू नहीं दी तो यहां पुट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ भैया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 को ये कई बार आ रहा है हमारे पास एग्जाम के अंदर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 2 पोल है, 2 पोल है जो कि इक्वल हाइट है। दोनों की क्या है? हमारे पास हाइट जो है वो बिल्कुल इक्वल है। दोनों की हाइट क्या है? आप बोलोगे इक्वल है। और जो कि क्या कह रहे हैं? आर स्टैंडिंग, खड़े हैं अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े। मतलब अगर पहला पोल यहां पर है तो दूसरा पोल कहां होगा? यहां पर होगा। बात क्लियर हुई? अगर पहला पोल यहां पर है तो दूसरा पोल कहां होगा? आप बोलोगे यहां पर। यही तो अपोजिट हुआ, आमने सामने। जैसे मैं यहां हूं और आप मेरे सामने, तो यही क्या कहलाएगा? हमारा अपोजिट कहलाएगा। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि 2 पोल थे जिनकी हाइट भी सेम थी और वो खड़े कहां है? एक दूसरे के अपोजिट। हमने एक दूसरे के अपोजिट बना दिया। अब लिख भी दिया आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब रोड ये हमारी क्या थी? रोड थी। रोड की एक आइदर साइड पर ये हमारे खड़े हैं। और लिख भी दिया कि रोड विच इज, मतलब रोड के बारे में बताया जो कि 8 मीटर वाइड थी। मतलब रोड के बारे में बताया कि जो रोड थी वो कितने मीटर वाइड थी, वो इसने मेंशन कर रखा है। कोई दिक्कत यहां तक? आप बोलोगे नहीं भैया जी। अब जरा थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट लेना है बिटवीन देम, ठीक है, ऑन द रोड। अब भाई वो कह रहा है एक पॉइंट लीजिए। कहां पर पॉइंट लेना है? रोड के बीच में। अब भाई बिटवीन का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में। अब मान लेते हैं आप बाइक लेकर जा रहे हो भाई, सामने कोई आ गया आपके, आप ये बोलोगे क्यों रोड, आप यही बोलते ना रोड साइड होकर चल ले, रोड के बीच में मत चल। अब ये बात बता भाई, जो बंदा रोड पे चल रहा था क्या इंची टेप से मेजरमेंट करके चल रहा था कि हाँ मैंने लेफ्ट मेजर किया, राइट मेजर किया, अब मैं बिल्कुल बीच में चल रहा हूं? लॉजिकल बात समझा ना? तो यहां भी यही बात कह रहा है कि एक पॉइंट लेना है बिटवीन देम, उनके बीच में, ऑन द रोड। तो रोड के बीच में एग्जैक्ट वो बीच में नहीं है, वो पॉइंट मेरा कहीं भी हो सकता है, वो पॉइंट मेरा कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वो पॉइंट मैंने ये वाला मान लिया, ये रहा वो पॉइंट जो मुझे पॉइंट यहां पे चाहिए था, वो हो रहा है ये पॉइंट। ठीक है, एग्जैक्ट बीच में नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, पोल के साथ, तो पोल के साथ जो पोल के टॉप होते हैं उनके साथ एक जगह ये बन रहा है हमारा 60 और दूसरी जगह बन रहा है ये हमारा 30।
क्लियर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब देखो इसमें है ना डायग्राम में बच्चा एक मिस्टेक करता है और टीचर है ना इधर ही इसी बात के वो नंबर भी काटता है, ठीक है, ये सी है, ध्यान रखना, इधर डी है और ई। वो मिस्टेक क्या है वो बता रहा हूं भाई। देख ये दो पोल थे, ठीक है, उसने बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पे मान लेते यहां पे वो पॉइंट लिया था, क्लियर, ये बनाया उसने और ये भी बनाया, तो वो अपनी मर्जी से है ना जहां मर्जी लिख देता है 60, और जैसे कि ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ये वाला डायग्राम गलत है। अब बोलोगे कैसे भैया, मेरी मर्जी, मैं 60 इधर लिखूं या 30 लिखूं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अरे भाई दिक्कत है, मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या अगर बिल्डिंग के पास होगा तो एंगल बढ़ेगा, बिल्डिंग से दूर होगा तो क्या होगा, एंगल डिक्रीज होगा। ये बात देख, ये पॉइंट जो है इस बिल्डिंग से दूर है तो यहां 60 बना रहा है, और ये पॉइंट बिल्डिंग के पास है 30 बना रहा है। सोच गलत हुआ नहीं हुआ भाई? जितना मैं पास जाऊंगा उतनी वैल्यू इंक्रीज होगी, जितना दूर जाऊंगा उतनी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो भाई अगर ये बिल्डिंग से ये दूर है तो इसका मतलब यहां क्या होना चाहिए था? आप बोलोगे 30। अगर ये बिल्डिंग के पास है तो ये कितना होना चाहिए था? 60। तो एक्यूरेट डायग्राम ये बनेगा, जहां मर्जी 30 60 मत लिख देना, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन में हमको आगे क्या बोला हुआ था कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बतानी है, मुझे नहीं पता थी, मैंने x मान ली, और ये x है तो इधर वाली भी क्या होगी? आप बोलोगे इधर वाली भी x होगी, क्योंकि दोनों की हाइट सेम थी। और फिर साथ के साथ कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल से इस पॉइंट का पोल से गैप बताना है। तो इधर का नहीं पता था, तो B से लेके C तक का गैप नहीं पता था, इसको y मान लिया। अब ये दिमाग लगाओ, C से लेकर D तक का जो गैप था, ये जो गैप था इसको मैंने कैसे 80 माइनस वाई कर दिया, ये दिमाग लगा लो कि C से लेकर D तक का जो गैप था इसको मैंने लिखा क्या? 80 माइनस वाई लिखा। कैसे लिखा? ये अगर समझ आ गया पूरा क्वेश्चन ही आपका खत्म हो गया। अब कैसे लिखा, इस चीज पे फोकस करना। लिखा तो लिखा कैसे भाई? देख ये पूरा 80 है, ये पूरा का पूरा कितना है? 80। अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी और मान लेते हैं ये लाइन जो है वो 20 सेंटीमीटर की है, तो ये पता लगा कितना होगा? आप बोलोगे भैया ये पता लगाने के लिए हम 80 में से 20 माइनस कर देंगे, मतलब इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। वही चीज है भाई, इधर दोबारा ध्यान देना, ये मेरा 80 है, कितना है? 80। अगर मैं बोल देता हूं यहां तक की जो लाइन है वो मेरी कितनी है? x है। तो ये पता लगाने के लिए क्या होगा? आप बोलोगे भैया पूरा 80 है, पूरा 80 में से इधर वाला पोर्शन माइनस कर दो, मतलब 80 में से इधर वाला पोर्शन माइनस कर दो, जैसे ऊपर किया था। तो यहां तो माइनस होके हम लिख सकते हैं, लेकिन यहां माइनस नहीं हो रहा तो हम ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। समझ आई या नहीं आई बात? कि भाई 80 था पूरा, इस 80 में से इधर वाला पोर्शन हटा दिए तो इधर क्या बचा? 80 माइनस एक्स। वही कहानी यहां पर थी। ये पूरा का पूरा क्या था कि यहां B से लेकर C तक को मैंने y माना, तो C से लेकर D तक का क्या होगा? आप बोलोगे भैया इधर का y हटा दो तो 80 माइनस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं जी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को लेकर। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पहला डायग्राम ये दिख रहा है हमको, तो हमने ये डायग्राम चोरी किया जिसका नाम था क्या? C, ठीक है, D और E था, जिसमें हमारे पास ये x था और ये क्या था? आप बोलोगे 80 माइनस वाई था, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा था? 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे तो साफ साफ बात दिख गई कि भाई ये परपेंडिकुलर और बेस यही दो निकालने, यही दे रखे, तो इधर कॉन्सेप्ट भी यही लगेगा। तो हम लगा देते हैं कि इन अ ट्रायंगल, ये जो भी ट्रायंगल था, ट्रायंगल का नाम क्या था? आप बोलोगे EDC था। ये किसमें देता है? आप बोलोगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? आप बोलोगे P/B होता है। थीटा की जगह में क्या रखूंगा? आप बोलोगे 30 डिग्री। P की जगह क्या रखेंगे? बोलोगे x, और बेस क्या आएगा? 80 माइनस वाई आएगा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे tan 30 की वैल्यू ये होती है, हमने लिख दिया x बराबर 80 माइनस वाई आ गया। कोई कंफ्यूजन? आप बोलोगे नहीं भैया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 80 माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू √3x हो गया। एक इक्वेशन हमारे पास ये निकल कर आ गई। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? आप बोलोगे 1 हो गई। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं इधर वाला 60 वाले को लेकर, ठीक है। 60 वाला डायग्राम जो भी था हमारे पास, हमने 60 वाला बना दिया। 60 वाले का नाम क्या था? आप बोलोगे A, B और C, यही नाम था या नहीं था? आप बोलोगे हाँ भैया यही नाम था, ठीक है।
अब इसमें भी मेरे पे क्या था, ये x था और ये क्या था, y था, और इधर कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, आप बोलोगे 60 डिग्री का। तो इसका मतलब हमने एक ट्रायंगल लिया जिसका नाम था ABC था, हमने लगा दिया tan थीटा की वैल्यू क्या लगा दी, P/b लगा दी। थीटा की जगह कितना था, आप बोलोगे 60 डिग्री था, ठीक है। P की जगह क्या था, x, और बेस क्या था, y। tan 60 की वैल्यू आप बोलोगे √3 होता है, तो x बराबर y आ गया, तो √3y बराबर क्या हो गया, आप बोलोगे x हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखो, या तो मैं 1 की वैल्यू यहां पुट कर दूं या इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देते, किसी एक की वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने लिखा कि इक्वेशन 2 को मैं पुट कर रहा हूं, कहां पुट कर रहा हूं, आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 1 में। कहां पुट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 दिखी या नहीं दिखी, आप बोलोगे हाँ भैया दिख गई, ठीक है जी। 80 - y बराबर √3, तो x की जगह क्या रखा जाएगा, x की जगह ही रख सकता हूं ना, आप बोलोगे √3y रख दो, रख दिया, ठीक है जी। ये हो गया 80 - y, √3 को √3 से करेंगे ये हो जाता है, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब जरा मैं कैलकुलेशन करूं तो ये 80 बराबर क्या आ गया, आप बोलोगे 4y आ गया। आया नहीं आया, आप बोलोगे हाँ, यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये इससे कट रहा है तो कितने पे कट रहा है, आप बोलोगे 20 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 20। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में तो मुझे हाइट भी तो बतानी थी, हाइट ऑफ द पोल। तो जो भी हमारी y की वैल्यू आई है, आपकी इच्छा, इक्वेशन 1 में रखना है 1 में रखो, अगर इक्वेशन 2 में रखना है तो 2 में रखो। तो मैंने क्या करा, इसको अगले पेज पे कर दिया कि जो भी y की वैल्यू 20 थी इसको मैंने पुट कर दिया, कहां पे पुट कर दिया, इन इक्वेशन नंबर 2 में। कहां पुट करा, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 इजी दिख रही थी, इसलिए इजी वाली में हमने y की वैल्यू पुट कर दी, और y की जगह क्या लिखेंगे, हम 20 लिखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 आ गई, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। तो मतलब मैं क्या समझा, जो भी हाइट आई, जो भी हाइट आई, हाइट ऑफ द पोल आई, हाइट ऑफ द पोल वो कितनी निकल कर आई, आप बोलो भैया हाइट ऑफ द पोल निकल कर आई 20√3। और मैं अगर पूछूं आपसे, मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि जो आपको यहां पे ये बात पूछी गई थी क्या, कि आपके पास डिस्टेंस क्या होगा पॉइंट का फ्रॉम द पोल से, डिस्टेंस क्या होगा पॉइंट का फ्रॉम द पोल से, ठीक है। तो आप इधर लिखोगे कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल, ठीक है, पोल से, इज, इधर इज लिखा मैंने। क्या डिस्टेंस था भाई, देख ये पूरा का पूरा 80 था, ये मेरे y मानी थी, और y की वैल्यू कितनी निकली, आप बोलोगे 20, तो ये कितना होगा, आप बोलोगे 60। तो आप लिखोगे इज 20 मीटर एंड 60 मीटर। मीनिंग क्लियर है अच्छे से या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया यहां तक तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से। तो हमने पहले एक बिल्डिंग बनाई 7 मीटर की, ठीक है, कितने मीटर की, 7 मीटर की एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कह रहा है इस बिल्डिंग के टॉप से, टॉप कहां पर है, ये रहा, ठीक है, पहला वर्ड क्लियर हुआ। कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, केबल टावर के टॉप की बात कर रहा है, ठीक है। अब केबल टावर की कंफ्यूजन हो रही है कि भाई केबल टावर इसके ऊपर है या इसके सामने है। तो भाई लॉजिकल बात समझ, अगर इसके ऊपर होता तो इसका टॉप और इसका टॉप, इन दोनों के टॉप को मिला के क्या एंगल बना पाता, आप बोलोगे नहीं बना पाते। तो भाई फिर एंगल किसको मिलाकर बनेंगे, आप बोलोगे भैया जी जो एंगल होगा हमारा कैसे बनेगा, आप बोलोगे कि भैया जब बिल्डिंग के सामने एक केबल टावर होगा, बिल्डिंग के सामने, तभी तो हम इसके टॉप को और इसके टॉप को मिलाकर एक एंगल बना सकते हैं। लिखा था इसने क्या, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग, ठीक है, कि 7 मीटर लंबी बिल्डिंग के टॉप से क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसके साथ बनाने को कह रहा है, टॉप ऑफ द केबल टावर, टॉप ऑफ द केबल टावर के टॉप से बात कर रहा है। अब केबल टावर का टॉप कहां था, आप बोलोगे ये रहा, और कितना एंगल बना रहा है एलिवेशन में, आप बोलोगे भैया जी 60 डिग्री बना रहे हैं, तो हमने 60 डिग्री बना दिया। क्लियर। अब भाई यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या खींचेंगे हम, एक लाइन खींचेंगे, हमने खींच दी।
यहां तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब पढ़ते हैं एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द इट्स फुट। अब ये इट किसके लिए यूज हुआ, अगर ये क्लियर होता तो आपका भाई डायग्राम बन जाता। इट किसके लिए यूज हुआ है, बिल्डिंग के लिए या केवल टावर के लिए? तो आप देखोगे भाई सेंटेंस में अभी किसकी बात हो रही थी, यहां पर किसकी बात हो रही थी, अगर आप देखो तो ठीक है। आप बोलोगे भैया यहाँ पे अभी अभी बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, केवल टावर की। तो यहाँ पे जो इट वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, आप बोलोगे केवल टावर के लिए। तो फुट मुझे किसका चाहिए, आप बोलोगे केवल टावर का। तो केवल टावर का फुट कहां पे था, आप बोलोगे ये रहा भैया। और कितना डिप्रेशन बना रहा है, डिप्रेशन में एंगल, आप बोलोगे भैया डिप्रेशन में वो एंगल बनाता है 45 बनाता है, तो हमने इधर 45 लिख दिया। क्लियर जी, आप बोलोगे हाँ भैया जी यहां तक बात क्लियर हो गई। अब भाई ग्राउंड तो होगा, बिना धरती माँ के टावर और बिल्डिंग तो खड़ी हो नहीं सकती, ठीक है। अब जरा बनाते हैं हम इधर जो भी हमको दे रखा था ABCD। क्लियर। अब कह रहा हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है, मुझे नहीं पता तो मैंने क्या कर लिया, इसको तो पहले हमने x मान लिया। और मेरे पास जो बिल्डिंग थी, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी कितनी होगी, आप बोलोगे 7 होगी। इसमें कोई चीज में कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि भाई सामने सामने तो ये 7 है तो ये भी क्या होगी 7 होगी। अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो हाइट है, जो भी हाइट है, किसकी हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ केबल टावर की बात कर रहा हूं। केबल टावर की हाइट की बात कर रहा हूं। तो केबल टावर की हाइट, केबल टावर ए से चालू हो रहा था, खत्म कहां हो रहा था, सी पे, तो आप बोलोगे x + 7 मीटर होगी। क्लियर जी, आप बोलोगे हाँ भैया। अब पहला डायग्राम ये था, दूसरा डायग्राम ये था, या पहला ऊपर ले लो या नीचे, कोई सा भी डायग्राम चॉइस कर लेते हैं। तो हमने पहले 60 वाला चॉइस कर लिया, ठीक है। 60 वाला ये x था, ये x मान लेते हैं हम। ये हमारा a था, ये b था, ठीक है। और ये हमारा क्या था, e था। दूसरा डायग्राम कौन सा आएगा, आप बोलोगे ये दूसरा डायग्राम ऐसा वाला आ रहा है, ये भी हमने बना दिया, जो कि E था, ये B था, और ये कितना था, C था। कितना था, 7 मीटर, और यहाँ पे था 45 डिग्री। क्लियर। अब ध्यान दे भाई, दोनों डायग्राम में, ये तो मेरा परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। अब दोनों डायग्राम में परपेंडिकुलर के साथ क्या यूज करेंगे, आप बोलोगे भैया जी इधर बेस यूज करना है। क्यों, क्योंकि बोलोगे भैया BE और BE दोनों जगह कॉमन साइड है, और जो दोनों जगह कॉमन होती है उसी का हम यूज करेंगे, मतलब बेस। और इधर भी क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे। अब भाई बता परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, आप बोलोगे tan थीटा में। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करी कि जो ट्रायंगल था ABE, इसके अंदर मुझे पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलोगे P/B होता है। क्या होता है, P/B। थीटा की जगह कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया थीटा की जगह 60 आ जाएगा। P की जगह क्या आएगा, x, और B नहीं पता बेस, तो आप बोलोगे BE आ जाएगा। अब बता tan 60 की वैल्यू, आप बोलोगे tan 60 की वैल्यू होती है √3। क्या होती है, √3 होती है, ठीक है। क्लियर। तो BE इंटू में क्या आ गया, √3 इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास x निकल गया। यहां तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सेम कहानी यहां से भी आएगा कि इन ट्रायंगल कौन सा था, EBC था, यहां भी लगा दिया हमने tan थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलोगे P/B होता है। और थीटा की जगह क्या रखा जाएगा, आप बोलोगे 45 रखा जाएगा। P कितना था, 7, B नहीं पता तो BE कर दिया। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1 होती है। तो BE कितना निकल कर आ गया, आप बोलोगे भैया BE निकल कर आ गया 7 निकल कर आ गया। क्या मुझे BE पता लगाना था, आप बोलोगे नहीं, हमको तो हाइट पता लगानी थी। क्या पता लगानी थी, हाइट। और हाइट निकलती कैसे, x की वैल्यू पता चले। तो लॉजिकल बात है, अब हम क्या करेंगे, आप बोलोगे भैया अब हम करेंगे कि जो भी BE की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया BE = 7, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, आप बोलोगे ये थी हमारे पास, ठीक है। ये x आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे B, ये √3 था, B कितना था 7, तो x बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे 7√3 आ गया। अब लास्ट बात आती है, मुझे तो हाइट चाहिए ना, किसकी, केबल टावर की। तो मुझे पता था कि जो हाइट है किसकी, केबल टावर की वो कैसे निकल रही है, आप बोलोगे भैया जो हाइट निकल रही है वो इन दोनों को प्लस करके निकल रही है। तो भाई इधर ये आपको वैल्यू रखनी है और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करना है, और इसमें कुछ को प्लस नहीं हो रहा था, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छे से, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।
ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी के रूप में आ चुका है, तो इसको ध्यान देना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको भी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है हमारे पास, अगर हम इधर ध्यान दे तो, ठीक है, डायग्राम दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। कह रहा है कि 1.2 मीटर, ठीक है, एक गर्ल है, ठीक है, जो कि स्पॉट अ बलून, कि वो क्या कर रही है, एक बलून को देख रही है जो कि मूविंग कर रहा है विद द विंड, मतलब हवा के साथ, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन में, एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से। मतलब ये कह रहा है कि मान लेते एक लड़की थी, ये लड़की थी जिसकी हाइट कितनी थी, आप बोलोगे भैया इसकी हाइट थी 1.2 मीटर, ठीक है, और ये हम धरती माँ तो बना ही देते हैं यार, ठीक है, ये था हमारा ग्राउंड। अब इसने क्या करा, एक बलून को देखा जो कि उड़ रहा था, ये हमारा बलून है, इस तरह उड़ते हुए देखा, जो कि कितनी हाइट पर, आप बोलोगे भैया ये हाइट जो दे रखी थी, ये जो हाइट दे रखी थी ये थी हमारी 88.2 मीटर की हाइट थी, ठीक है, इसको देखा, है ना, क्लियर हुई बात इधर। अब कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम हर आई ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जैसे मैंने यहां से खड़े होकर उस बलून को देखा, तो उसको देखने पे जो मेरा एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो हमने इसको बना दिया भाई 60 डिग्री का एंगल बना दिया, कितना बना दिया, 60 डिग्री, क्लियर। अब यहां पे कहता है आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, ये जो एंगल है एलिवेशन का वो रिड्यूस होके कितना हो जाता है, आप बोलोगे 23। अब कंफ्यूजन है भाई, यही डायग्राम था कि जो बलून है मेरा वो यहां पर जाएगा या फिर इसके पास आएगा। अब ये सोचने वाली बात है। अब सपोज कर भाई मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, और मैं अभी फैन को देख रहा हूं, ठीक है, सोच, वो आप बोल रहे हो भैया 30 डिग्री बन रहा है। अब मैंने फैन को अपने पास बुला लिया, अगर मैं फैन को अपने पास बुला रहा हूं तो इसका मतलब वो मेरे जो एंगल की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, आप बोलोगे इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया था, किसी चीज के पास जाए या वही चीज हमारे पास आ रही है तो वहां एंगल की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे इंक्रीज होती है। तो वही चीज देख कि एंगल जो है वो पहले 60 था, अब वो 30 हो रहा है, तो इसका मतलब वो चीज मेरे पास आ रही होगी, मेरे से दूर जा रही होगी, आप बोलोगे भैया दूर जा रही होगी। तो इसलिए कौन सा केस आएगा, पहला वाला या दूसरा वाला, आप बोलोगे भैया पहला वाला केस नहीं होगा, क्योंकि अगर पास आ रही होती तो एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती। तो कौन सा बलून वाला केस होगा, आप बोलोगे सेकंड वाला। तो यहां से ये आ गया हमारे पास, और कितने डिग्री बना रहे हैं, 30 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई। और दूसरी बात, इसने वैसे तो डायग्राम दे रखा था, लेकिन कभी कभी एग्जाम में डायग्राम नहीं देता, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं उस पे ध्यान देते हैं हम। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, बलून के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, मतलब ये वाला गैप पूछ रहा है और मुझे नहीं पता तो x मान लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे x मान लो या तो, ठीक है जी। अब देखो नाम दे देते हैं, हमने इसका नाम दे दिया A B, ठीक है, C D, ठीक है, E, और कहां था F, और इधर और भी कहीं था, आप बोलोगे G, ये नाम दे देते हैं हम, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले मैंने ये देखा कि भाई साहब मैंने ये वाला ट्रायंगल चोरी कर लिया जिसका नाम था, ठीक है, एफ जी और ई, और इधर कितने डिग्री का एंगल था, आप बोलोगे 60। अब आप में से कोई ऐसा बच्चा कमेंट में बताना कि यहां पर एफ जी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एफ जी तो यहीं तक है, क्योंकि ये जो हाइट दे रखी है ये हाइट तो मेरे पास पूरी थी ना, पूरी थी हमारे पास 88.2, तो एफ जी की हाइट कितनी होगी, सोच। आप बोलोगे भैया लड़की यहाँ पर 1.2 मीटर की थी, अब ऐसा तो है नहीं कि यहां तक पहुंचते पहुंचते वो छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी, हाइट तो उतनी रहेगी ना, क्लियर। तो अगर यहाँ ये 1.2 मीटर की तो यहाँ भी कितनी होगी, 1.2 मीटर की। तो जो एफजी निकलेगा, आपको एफजी पहले निकाल कर रखना है, तो आप बोलोगे भैया एफजी जो निकलेगा वो 1.2 माइनस कर दो, तो कितना आएगा 87, तो यहाँ क्या आ गया 87 मीटर आ गया, ठीक है। दूसरा डायग्राम, आप दूसरा डायग्राम बड़ा वाला ट्रायंगल बना लेते इधर, जिसका नाम था ए, ठीक है, बी और डी था, ठीक है जी, बड़ा वाला ट्रायंगल बना लिया। इधर भी मैं अगर ध्यान दूं तो ये 30 था, ठीक है, सॉरी इसको भी हम यहाँ पे मिलाकर चलते हैं, ठीक है, इधर ये हम जी एच नाम दे देते हैं, एच तक आएगा ये भी, ठीक है, ये हमारा एच था, ठीक है, और h के बाद इधर क्या था हमारा E था, ये दूसरा वाला 30 डिग्री यहाँ पे था, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, आप बोलोगे 87 मीटर। अब ध्यान दे कि ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस था, ये बेस था, ये भी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस।
अब मुझे जो निकालना है वो यही निकालना है ना कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। अब जो डिस्टेंस है चाहे ऊपर उड़े या नीचे उड़े, जो भी एक्स है वो यही एक्स है, ये बेस में आएगा ना। तो मुझे निकालना क्या, इधर आप बोलोगे परपेंडिकुलर के साथ क्या निकालना है, बेस। तो हम दोनों जगह कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस। और परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, आप बोलोगे भैया परपेंडिकुलर और बेस जो आता है हमारा tan थीटा में आता है। किस में आता है, tan थीटा में, ठीक है। तो हमने लगा दिया tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे P अपॉन V। थीटा की जगह कितना रखेंगे, आप बोलोगे 60। P की जगह क्या रखेंगे, आप बोलोगे 87। बेस क्या था, यही बेस था या नहीं था, आप बोलोगे हाँ यही बेस था, तो EG आ गया, ठीक है, क्लियर। अब tan 60 की वैल्यू आप बोलोगे √3 होती है, तो हमने √3 लिख दिया, EG। अब EG हो जाएगा इक्वल टू 87 अपॉन में √3। अब भाई देख इसका रेशनलाइज कर दियो, क्या करना है, रेशनलाइज, क्योंकि जब भी नीचे रूट आता है तो हम क्या करते हैं, आप बोलोगे हमेशा रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज कैसे होता है ये आपको पता होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये EG इक्वल टू 87 √3 और अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है 3, और ये इससे कट रहा है तो काट दो भाई 29। तो EG जो निकल कर आई, EG जो निकल कर आई वो कितनी आई, 29 √3 निकल कर आ गई। यहां तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। चलो जी, अगला डायग्राम ये था, इस डायग्राम की कहानी मैं यहां पर कर देता हूं, ठीक है। तो मुझे पता था कि अगला ट्रायंगल क्या था, आप बोलोगे AHE था, AHE था हमारे पास। यहां भी tan 30 लगेगा, आप बोलोगे हाँ भैया tan 30, सॉरी tan थीटा लगेगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे P अपॉन H होता है। क्या होता है, P अपॉन H। अब भाई थीटा की जगह क्या लिखेंगे, आप बोलोगे 30 लिखेंगे। P की जगह क्या था 87, और H कितनी थी, आप बोलोगे EH थी, ठीक है। 30 की वैल्यू जो भी थी वो आपने इधर लिख दी। अब भाई वैल्यू निकाल लो इसकी भी, आप बोलो भैया EH की वैल्यू आ गई √3 आ गई। अब यहीं से ध्यान देना, EH कितनी थी, क्योंकि X जितना यहाँ है ये भी X यही होगा, ठीक है। EH क्या था, आप बोलोगे पूरी बड़ी वाली लाइन EH थी, ठीक है। यहां से ध्यान देना आपको, EH, ठीक है, लास्ट स्टेप रह गई, क्या कहता है EH कितना था, आप बोलोगे भैया EH आया था हमारा 87 √3 आया था, ठीक है जी। दूसरी वैल्यू आई थी EG कहाँ है, आप बोलोगे E और G ये रहा, ठीक है। EG यहाँ पे ये G था, ये आ गया G कितना था, आप बोलोगे 29 रूट ये था हमारे पास। मुझे निकालना था कि भाई ये जो बलून है यहां से यहां मूव कर रहा था, कितना चला, मतलब जो कि x था, ये वाला पोर्शन निकालना था, जो कि क्या था x, ये वाला पोर्शन निकालना था, x माना हुआ जो तो हमने। तो आप बोलोगे ये वाला निकालने के लिए, मतलब जो आपको GH निकालना है, तो आप क्या कर दोगे, आप बोलोगे 87 में से माइनस कर देंगे 29 √3 को, क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। अब माइनस कर देते हैं तो भाई 87 में से 29 गए तो आप बोलोगे 58 बचता है, ठीक है जी। और √3 था तो क्या लगा दिया, √3 लगा दिया, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब भाई ये जो GH था यही हमारा क्या था, X की वैल्यू थी या नहीं थी, आप बोलोगे हाँ। तो अब हम लिखेंगे कि जो बलून था जो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है, कब की बात कर रहा था, ट्रेवल्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरवल, जो भी टाइम आया उस इंटरवल के अंदर वो जो चल कर गया, कितना चल कर गया, आप बोलोगे 58 √3 मीटर चल कर गया। यहां तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया, क्लियर। तो ये बलून वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। तो ये सब थे आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक भी करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय, सी यू।